हेलो स्टूडेंट, आज एक बार हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ में। और आज की क्लास में हम पहले की क्लास से आगे का कंटिन्यू करेंगे। पहले की क्लास में हमने मुख गुहा पढ़ा था और मुख गुहा में दो संरचनाएं हम पढ़ चुके थे। पहली संरचना हम जिह्वा पढ़ चुके थे और दूसरी संरचना हमने देखी थी, वो आपको ध्यान रखना, जिह्वा के बाद में वो तालु। अब उसके बाद में तीसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है और तीसरी संरचना उपस्थित होती है मुख गुहा में, और वह तीसरी संरचना है दांत। तो इस प्रकार से टीथ या दांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि दांत या टीथ किस प्रकार की संरचना होती हैं। तो इस क्लास में हम टीथ या दांत के बारे में देखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर जो मुख गुहा होती है वो मुख गुहा, मनुष्य में मुख गुहा होती है वह ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी हुई रहती हैं। और आपको पता होगा कि ऊपरी जबड़ा हमारा होता है, वह ऊपरी जबड़ा किस प्रकार का होता है, ऊपरी जबड़े एवं निचले जबड़े से घिरी हुई रहती हैं। मुख गुहा होती है वो किससे घिरी रहेगी, ऊपरी जबड़े एवं दूसरे कौन से जबड़े से, निचले जबड़े से घिरी हुई रहती हैं। और इन दोनों जबड़ों के अंदर आप ध्यान देंगे तो इसमें से ऊपरी जबड़ा होता है वह किस प्रकार का होता है, अचल प्रकार का होता है, ये गतिशील नहीं होता है। जबकि निचला जबड़ा किस प्रकार का होता है, चल प्रकार का होता है। इन दोनों जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में दांत उपस्थित होते हैं। तो दोनों जबड़ों में क्या उपस्थित होते हैं, दांत उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य की मुख गुहा में, मनुष्य की मुख गुहा में ऊपरी अचल एवं निचले चल जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं। और दांत होते हैं, इसका कार्य क्या होता है तो ध्यान दें, भोजन को चबाने एवं काटने का कार्य करते हैं। यानी दांत होते हैं भोजन को चबाने एवं काटने का कार्य करते हैं। चबाने एवं काटने का कार्य है, वो काटने का कार्य कौन करता है तो दांत करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है दांत के बारे में कि दांत होते हैं भोजन को चबाने एवं काटने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया दांत के बारे में सामान्य जानकारी। अब उसके बाद में ध्यान दें, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, उसकी तीन मुख्य विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गृद्धदंती होते हैं। और दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वे विषमदंती प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होंगे, विषमदंती होते हैं। तो गृद्धदंती, विषमदंती या हेटेरोडोंट जिसे हम कहते हैं। और तीसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है द्विबार दंती या डाइफोडोंट्स। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर दांतों की तीन विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी ध्यान रखनी है तो आपको ध्यान रखना है गृद्धदंत की, और दूसरी आपको कौन सी, थिकोडोंट, दूसरी आपको ध्यान रखना है हेटेरोडोंट्स या विषमदंती, और तीसरी आपको ध्यान रखनी है विषमदंती। अब देखिए सबसे पहला हमें देखना है गृद्धदंती किसे कहेंगे। तो मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, वो मनुष्य में दांत अस्थियों से बने हुए खांचों के अंदर उपस्थित होते हैं। अस्थियों से निर्मित छाछों में होते हैं, यानी छाछों के अंदर उपस्थित होते हैं और सांचों में उपस्थित होते हैं। छाछों में उपस्थित होने के कारण से मनुष्य के दांत होंगे वो किस प्रकार के होंगे, गृद्धदंती कहा जाता है। यदि दांत है वो जीव में अस्थियों से बने हुए खांचे होते हैं, उनके अंदर उपस्थित होते हैं, उनके अंदर धसे हुए उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थितियों से गृद्धदंती दांत कहेंगे। यदि दांत है वो अस्थियों की शीर्ष पर उपस्थित हो तो उसे हम अग्रदंती कहते हैं। जैसे कि जो रेप्टिलिया सदस्य है उनमें कुछ सदस्यों में देखा जाता है, तो इस प्रकार से वो अग्रदंती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मनुष्य में दांत होते हैं वो अस्थियों के अंदर धसे हुए रहते हैं, और ऊपर की ओर अस्थि होती है वो मैक्सिला और नीचे की ओर मैंडिबल। तो मैक्सिला एवं मैंडिबल अस्थि होती है उस अस्थियों के अंदर, मैक्सिला एवं मैंडिबल अस्थि, और मैक्सिला और मैंडिबल अस्थि होती हैं, इन अस्थियों के अंदर धसे हुए रहते हैं दांत। और इस प्रकार की परिस्थिति होने के कारण से जो मनुष्य के दांत है वो किस प्रकार के हो जाएंगे, गृद्धदंती दांत होते हैं। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है गृद्धदंती दांत। दूसरी विशेषता ध्यान दें, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदंती, यानी सभी दांत समान प्रकार के नहीं होते हैं। सभी दांत समान प्रकार के नहीं होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। सभी दांत समान प्रकार के नहीं होते हैं। अगर सभी दांत समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम समदंती कहते हैं। यहाँ पर सभी दांत समान प्रकार के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के होने के कारण से मनुष्य के दांत है उसकी कौन सी विशेषता देखी जाती है, विषमदंती विशेषता देखी जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर दांत होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से प्रकार है तो उसमें आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर निम्न 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर निम्न 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कर्तंक। कौन से ध्यान रखना है,
कर्तंक ध्यान रखना है, या जिसे हम क्या कहेंगे, इंसीजर कहेंगे। तो इस प्रकार से कर्तंक या इंसीजर प्रकार के दांत आपको ध्यान रखना है। पहला प्रकार हो गया कर्तंक या इंसीजर। दूसरा प्रकार आपको ध्यान रखना है रदनक। रदनक या जिसे हम क्या कहेंगे, कैनाइन कहेंगे। तो कैनाइन प्रकार के दांत हो गए। तीसरा टाइप है वो कौन सा है, तो उसमें आप ध्यान देंगे अग्रचवर्णक। कौन सा ध्यान रखना है, अग्रचवर्णक, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीमोलार। तो प्रीमोलार या अग्रचवर्णक होते हैं। और चौथे प्रकार के दांत है वो कौन से हैं, तो चवर्णक या चवर्णक को ही हम क्या कहेंगे, मोलार दंत कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। कर्तंक होते हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो ये तीक्ष्ण होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं, यानी छेनी के समान होते हैं, छेनी के समान तीक्ष्ण होते हैं। एवं आपको ध्यान रखना है ये कार्य क्या करेंगे, भोजन को काटने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो ये काटने का कार्य करते हैं, वो कौन करते हैं, काटने का कार्य करते हैं या कुतरने का कार्य करते हैं। काटने या आप कहें कुतरने का कार्य करते हैं। भोजन को बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे टुकड़ों में कुतरने का कार्य है वो कौन करता है, तो ये दांत करते हैं। तो पहले प्रकार के दांत हो गए कर्तंक, ये भोजन छेनी के आकार के होते हैं और भोजन के टुकड़ों को काटने कुतरने का कार्य करते हैं, तो कर्तंक हो गए। दूसरे प्रकार के दांत है रदनक, ये तीक्ष्ण होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, नुकीले होते हैं। एवं आपको ध्यान रखना है कि ये दांत होते हैं ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने एवं मांसाहारी में ये अधिक विकसित होते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं वो रदनक करते हैं और ये नुकीले आकार के होते हैं। अग्रचवर्णक होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। किस प्रकार के होंगे, त्रिकोणीय होते हैं। जबकि आप ध्यान देंगे तो चवर्णक होते हैं, ये चौकोर आकृति के होते हैं। किस आकृति के होंगे, चौकोर आकृति के। और इन दोनों दांतों का अग्रचवर्णक और चवर्णक का कार्य होता है भोजन को चबाना। तो इस प्रकार से चबाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो चबाने का कार्य है वो अग्रचवर्णक एवं चवर्णक दांतों के द्वारा किया जाता है। तो अग्रचवर्णक एवं चवर्णक दांत होंगे ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तंक, रदनक, अग्रचवर्णक एवं चवर्णक। इसमें से कर्तंक होते हैं ये छेनी के आकार के होते हैं, भोजन को कुतरने का कार्य करेंगे। रदनक नुकीले होते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक एवं चवर्णक चबाने का कार्य करते हैं। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो आपको जानना, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती हैं। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इन दांतों के विन्यास को हम क्या कहते हैं, दांतों के विन्यास को दंत सूत्र कहा जाता है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। इन दांतों के विन्यास को हम एक सूत्र से लिखते हैं और उस सूत्र को हम क्या कहेंगे, दंत सूत्र कहा जाता है। इन दांतों का जो व्यवस्था क्रम है या विन्यास है उसे हम एक सूत्र से लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दंत सूत्र कहा जाता है। अब किसी भी जीव का हमें दंत सूत्र लिखना है, डेंटल फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करेंगे, तो इस प्रकार से आप लिखते हैं ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में कुल दांतों की संख्या। देखो हम ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में कुल दांतों की संख्या को देखेंगे, उसके बाद में निचले जबड़े के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, एक अर्धांश में दांतों की संख्या, एक अर्धांश में दांतों की संख्या। इसी प्रकार से नीचे के साइड में हम क्या लिखेंगे, निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या। अब ऊपरी जबड़े के आधे अर्धांश हो गए, निचले जबड़े के आधे अर्धांश हो गए। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे को दंत सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो डेंटल फॉर्मूला है किसी भी जीव का वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मानव का दंत सूत्र क्या होता है उस बारे में देखिए। मानव का दंत सूत्र या वयस्क मानव का लिख लें,
मानव और जब वयस्क होता हूँ उस समय की बात करेंगे। मानव का दंत सूत्र, और मानव में दंत सूत्र में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। और पहला प्रकार कौन सा है? इंसीजर। और इंसीजर्स की संख्या ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में भी कितनी होती है? 2। उसके बाद में सेकंड कौन सा है? कैनाइन। और कैनाइन की संख्या ऊपरी जबड़े में 1, अर्धांश में, निचले जबड़े के अर्धांश में भी 1, तो इस प्रकार से दूसरे अर्धांश में भी 1, कुल दांत हो जाएंगे 4। और इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे प्रीमोलार। प्रीमोलार की संख्या होती है वो ऊपरी जबड़े में भी 2, निचले जबड़े में भी 2 होती हैं। और मोलार की संख्या होती है वो ऊपरी जबड़े में 3, निचले जबड़े में 3 होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो मानव का दंत सूत्र होता है वह हमें प्राप्त होता है। और मानव के दंत सूत्र होगा उसमें कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, आधे अर्धांश में कितने हो गए? 8। 8 ऊपर की और आधे अर्धांश में हो गए तो 8 दूसरी साइड हो जाएंगे, कुल 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 16 हो गए। और यहाँ भी आप ध्यान देंगे नीचे के जबड़े में भी 16, तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 होती है। तो ये इस प्रकार से हमें दंत सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है वह क्या होता है? तो आप देखेंगे कि दंत सूत्र होता है उसमें इंसीजर्स की संख्या 2 2, कैनाइन की संख्या 1 1, और प्रीमोलार की संख्या 2 2, और मोलार की संख्या। आप शॉर्टकट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मनुष्य का दंत सूत्र होगा वो क्या होगा? 21 23 21 23 × 2, ये मनुष्य का दंत सूत्र है। तो मानव का दंत सूत्र आपको पूछा जा सकता है सवाल, तो आपको ध्यान रखना है कि मानव का दंत सूत्र इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में देखिए कि ये दांत होते हैं, इन दांतों में आप देखेंगे तो दांत होते हैं वो मनुष्य में 2 बार आते हैं। यानी तीसरी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, और वो कौन सी है? द्विबार दंती विशेषता ध्यान रखनी है। मनुष्य के अंदर दांत कितनी बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार आएंगे? 2 बार आते हैं। और जो प्रथम दांतों का सेट होता है, प्रथम दंत सेट होता है, उस प्रथम दंत सेट को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम दंत सेट को हम कहते हैं दूध के दांत कहा जाता है। क्या कहेंगे? दूध के दांत कहेंगे, या लैक्टियल टीथ कहेंगे, या जैसे अस्थायी दांत कहते हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी दांत या दूध के दांत या लैक्टियल टीथ कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और द्वितीय सेट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? स्थायी दांत कहेंगे। द्वितीय सेट को हम क्या कहेंगे? स्थायी दांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से दांत 2 बार आते हैं। प्रथम दांत का सेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत कहा जाता है। और द्वितीय सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहा जाता है। इस प्रकार से जीवन काल में 2 बार दांत आने के कारण से दांतों की विशेषता कौन सी हो जाएगी? द्विबार दंती कहा जाता है। इस कारण से हम इसे क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहा जाता है। तो तीसरी विशेषता आपको कौन सी ध्यान रखनी है? द्विबार दंती। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। प्रथम सेट दूध के दांत या अस्थायी दांत तथा द्वितीय सेट स्थायी दांत होते हैं। 2 बार दांत आने की परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहा जाता है। अब उसमें से दूध के दांत होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती हैं। यानी मनुष्य में जो अस्थायी दांत आते हैं, पहले प्रथम बार दांत आते हैं, जो उसे हम क्या कहते हैं? तो दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत होंगे, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ एक और सवाल यहाँ जनरेट हो जाता है कि बच्चों में दंत सूत्र क्या होगा? बच्चों में दंत सूत्र हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों में इंसीजर्स की संख्या होती है वह तो ऊपरी जबड़े में भी 2, निचले जबड़े में 2। कैनाइन की संख्या ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में भी 1 होती है। उसके बाद में जो प्री मोलार है उसकी संख्या ऊपरी जबड़े में 0, निचले जबड़े में भी 0। तो अग्र चवर्णक होते हैं वो बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। और उसके बाद में मोलार होते हैं वो ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2 होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का हमें दंत सूत्र प्राप्त हो जाता है, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कुल दांतों की संख्या है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2 और 1 3, 2 5, 5 और 2 10 हो जाएंगे, 10 और नीचे भी 10। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 होती है। देखो इसमें से दिख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे अग्र चवर्णक एवं जो अंतिम चवर्णक होते हैं दांत अनुपस्थित होते हैं। अग्र चवर्णक एवं अंतिम चवर्णक, अग्र चवर्णक एवं आप ध्यान देंगे अंतिम चवर्णक, अग्र चवर्णक एवं अंतिम चवर्णक दांत
अनुपस्थित होते हैं यहाँ पर, और ये दोनों दांत अनुपस्थित होती है। किस प्रकार के दांतों के उदाहरण हैं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों दांत है वो एक बार दंती है, क्योंकि एक ही बार आते हैं। तो ये दोनों दांत किस प्रकार के होंगे, एक बार दंती दांतों के उदाहरण हैं। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के अंदर कौन से दांत हैं जो कि केवल एक ही बार आते हैं। अग्र चवर्णक के अंतिम चवर्णक दांत इस प्रकार के होते हैं जो कि जीवन काल में केवल कितनी बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक बार दंती कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर एक बार दंती दांत कौन कौन से अग्र चवर्णक और अंतिम चवर्णक दांत होते हैं। एक बार ये भी सवाल पूछा गया कितने दांत हैं जो कि एक बार आते हैं। तो आप देखिए मनुष्य के अंदर दांतों में इंसिजर्स की संख्या कुल कितनी होगी, 2 ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, इसी प्रकार से निचले जबड़े के अर्धांश में 2, तो कुल 4, एक अर्धांश में, दूसरे अर्धांश में भी 4, तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कर्तंग की कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, 8 होती हैं। तो कर्तंग की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अब उसके बाद में रदनक देखिए, ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में अर्धांश में 1, इसी प्रकार से दूसरे अर्धांश में भी 1, कुल कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार से रदनक की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। अग्र चवर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ऊपरी जबड़े में 2, यानी एक अर्धांश के ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में भी 2, 4 और 4 दूसरे जबड़े में, दूसरे अर्धांश में, तो कुल कितने हो जाएंगे, 8 दांत होते हैं। तो 8 दांत हो गए प्रीमोलार के। और मोलार के कितने दांत होते हैं, 3 ऊपरी जबड़े में अर्धांश में, 3 निचले जबड़े के अर्धांश में, 6 और 6 दूसरी साइड में, कुल कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 दांत होते हैं, वो तो चवर्णक होते हैं, अग्र चवर्णक। तो इसमें से देखो कितने दांत, तो 4 तो होंगे ये और 8 ये, कुल 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एक बार दंती के उदाहरण होते हैं। यानी इनकी संख्या कुल कितनी होगी, ये 4 और उसके बाद में ये कितने सॉरी ये कुल कितने हो जाएंगे, तो अग्र चवर्णक होते हैं 8 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे। तो कुल दांत कितने हो जाएंगे, 12 ऐसे दांत होते हैं जो कि एक बार दंती के उदाहरण हैं। बाकी वाले जो 20 दांत है वो कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। तो मनुष्य के अंदर दंत सूत्र किस प्रकार से होगा ये हमें ध्यान रखना है। और जो अंतिम चवर्णक दांत होता है उस दांत को हम अकल डाढ़ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अकल डाढ़ या इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विजडम टीथ या अकल दाढ़ कहा जाता है। तो ये विजडम टीथ या अकल दाढ़ होता है, ये आप देखेंगे 18 से 25 वर्ष की अवधि के बाद में आता है। यानी कुछ मनुष्य में ये आता है, कुछ मनुष्य में दांत उपस्थित नहीं होता है। इस दांत का आप ध्यान देंगे तो 18 से 25 वर्ष के बाद में ये आता है। तो यहाँ एक और सवाल पूछा जा सकता है, 17 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष में दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। तो 17 वर्ष में दंत सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर एक प्रकार के दांत नहीं होंगे, कौन से, अंतिम चवर्णक, बाकी वाले सारे दांत उपस्थित होंगे। तो इंसिजर्स की संख्या कितनी होगी, वहाँ पर इंसिजर्स की संख्या 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में होती है। तो इंसिजर्स की संख्या, कैनन की संख्या ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में 1। उसके बाद प्रीमोलार की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। परंतु आप ध्यान देंगे मोलार की संख्या 3 की बजाय कितनी हो जाएगी, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में होती हैं। तो इस प्रकार से दांत होंगे, उन दांतों के हमें दंत सूत्र प्राप्त हो जाता है। और ये दंत सूत्र होगा, उस दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, 28। अधिकांश मनुष्य में दांतों की संख्या 28 ही देखी जाती है, क्योंकि ये दांत है ये कुछ लोगों में आते हैं, कुछ लोगों में ये दांत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से परिस्थिति में दांतों की संख्या कितनी 28 हो जाएगी, अन्यथा दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 32 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो मनुष्य में ऊपरी जबड़े के जो अचल होता है और निचला जबड़ा होता है अचल प्रकार का, इन दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। और दांतों की 3 विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है, गर्दंती, विषमदंती और द्विबार दंती होते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर दांत होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो दांत की संरचना, अगला हम देखेंगे दांत की संरचना किस प्रकार की होती है। दांत की संरचना, इसी में हम देखते हैं दांत की संरचना किस प्रकार की होती है, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। दांत की संरचना, देखो दांत की संरचना में आप देखेंगे तो दांत होता है मनुष्य के अंदर, उसकी संरचना में
अब देखो दांत की संरचना में दांत होता है वह 3 भाग होते हैं, यानी किसी भी दांत है उसकी संरचना होगी उसमें मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो मसूड़ों की ओर का बाहर का और भाग दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहा जाता है। तो मनुष्य के दांत होता है उसके 3 भाग होते हैं, शिखर। दूसरा आप ध्यान देंगे मसूड़ों के अंदर का 10वां भाग होता है, और मसूड़ों के अंदर का 10वां भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। तो शिखर या जिसे हम क्राउन कहेंगे, तो शिखर या क्राउन हो गया। उसके बाद में दूसरा भाग हो गया कौन सा, गिरवा या नेक हो गया। और तीसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं या रूट कहेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य के दांत के अंदर 3 भाग होते हैं। शिखर जो मसूड़ों के बाहर की ओर दिखाई देने वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहा जाता है। दूसरा मसूड़ों के अंदर 10वां भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। और आप ध्यान देंगे अस्थियों के अंदर ये दांत होते हैं वो अस्थि के अंदर धसे हुए रहते हैं, और अस्थियों के अंदर धसा हुआ दांतों का जो भाग होता है उसे हम जड़ या रूट कहा जाता है। ये इस प्रकार से मनुष्य के दांत होते हैं। उसके अंदर क्या विशेषता ध्यान रखनी है, तो मनुष्य के अंदर दांत होते हैं उसमें सबसे बाहर का भाग होता है वो कठोरतम भाग होता है, और उस भाग को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहा जाता है। मनुष्य के दांत का सबसे बाहर का भाग होता है जो कठोर भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और ये इसे इनेमल होता है, इसका स्त्रावण है वो आपको ध्यान रखना है एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसका स्त्रावण किसके द्वारा किया जाएगा, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य के दांत का सबसे बाहरी कठोरतम भाग होता है जो एनिमल होता है। ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग है, जंतु जगत का कठोरतम भाग है। जंतु जगत का कठोरतम भाग कौन सा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जंतु जगत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। जबकि पादप जगत का हमने देखा था, और वो कौन होता है, परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करने वाली संरचना जिसे हम स्पोरोपोलन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जंतु जगत का और पादप जगत का दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। अब इनेमल है, इन इनेमल का स्त्रावण है वो किसके द्वारा किया, एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा। और इनेमल होता है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोड्रम से होती है। यानी एनिमल होगा उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, एक्टोड्रम से होती है। तो एक्टोड्रम से उत्पत्ति होती है। और आप ध्यान देंगे तो इनेमल होता है उसके अंदर 96 से 97% के आसपास अकार्बनिक लवण होते हैं। इसके अंदर 96 से 97% क्या उपस्थित होते हैं, अकार्बनिक लवण उपस्थित होते हैं। शेष 3% होता है उसमें जल उपस्थित होता है, एवं आपको ध्यान रखना है केरेटीन प्रोटीन उपस्थित होता है और ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। केरेटीन और कौन सा प्रोटीन उपस्थित होगा, ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं उन दांतों में 96 से 97% अकार्बनिक लवण जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एवं कार्बोनेट लवण उपस्थित होते हैं। और इसमें ध्यान देंगे 3% के आसपास जल, केरेटीन और ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ये ध्यान रखना है पहली किसके बारे में, एनिमल के बारे में। दूसरा दांत का मुख्य भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहा जाता है। दांत का मुख्य भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, डेंटिन कहा जाता है। और डेंटिन होता है, इस डेंटिन का स्त्रावण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देखेंगे कि डेंटिन का स्त्रावण इसके जस्ट नीचे के भाग में उपस्थित जो जीवित उत्तक होता है जिसकी गुहा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प गुहा कहा जाता है। तो इस प्रकार से पल्प गुहा होती है, और पल्प गुहा होती है जीवित गुहा है, और पल्प गुहा होती है, इस पल्प गुहा या कैविटी होती है, इस कैविटी के बाहर की ओर कोशिकाएं उपस्थित होगी, और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहेंगे, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होगी, और ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का द्वारा डेंटिन का स्त्रावण किया जाता है। और डेंटिन की उत्पत्ति होती है वह मीजोड्रम से होती है। किससे होगी, मीजोड्रम से होती है। तो डेंटिन की उत्पत्ति किससे होगी, मीजोड्रम से होती है। तो ये मीजोड्रम से होगी, और इसका स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ एक और सवाल पूछा जा सकता है, दांतों की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है, तो दांतों की उत्पत्ति होती है वह आप देखेंगे कि एक्टोमीजोडर्मल होती है। यानी इसका बाहर का जो भाग है इनेमल, ये तो एक्टोडर्म से बनता है, और अंदर का भाग है डेंटिन जो मुख्य भाग होता है, और वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है वो आपको जानता है मीजोडर्म से। तो इस प्रकार से दांत होंगे उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की, एक्टोमीजोडर्मल होती है। तो दांतों की उत्पत्ति किस प्रकार की होगी, एक्टोमीजोडर्मल होती है। और उसमें ये भाग है, ये तो कौन सा भाग है, मसूड़ा का भाग है, और ये बाहर की ओर आप ध्यान देंगे अस्थि का भाग है, और ये मूल रंध्र है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मूल रंध्र उपस्थित होते हैं, और इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या उपस्थित होती है, रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं, तंत्रिका वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। तो तंत्रिका वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ
इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो ये मनुष्य की जनरल दांत की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। डेंटिन में आप देखेंगे तो 70% के आसपास होता है वो गुणसूत्र या 70% अकार्बनिक लवण होते हैं। इसमें 70% क्या होगा, अकार्बनिक लवण होते हैं। शेष भाग में आप ध्यान देंगे प्रोटीन उपस्थित होता है। तो शेष भाग में प्रोटीन और जल उपस्थित होता है। तो ये था दांत की संरचना के बारे में। तो मनुष्य के अंदर दांत की संरचना होती है, उसमें आप देखेंगे तो 3 भागों में शिखर, मसूड़ों के बाहर दिखाई देने वाला भाग शिखर कहलाता है। गिरवा आप ध्यान देंगे तो गिरवा किससे कहेंगे, तो मसूड़ों के अंदर 10वां भाग गिरवा कहलाता है। और उसके बाद अस्थि के अंदर 10वां भाग क्या कहलाता है, जड़ या रूट कहलाता है। मनुष्य के दांत में सबसे बाहर का भाग होता है जो कि कठोरतम आवरण होता है उसे इनेमल कहा जाता है। और इनेमल होता है इसका स्त्राव एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग है और इसकी उत्पत्ति होती है वेक्टोडर्म से होती है। इनेमल होता है उसमें 96 से 97% भाग अकार्बनिक लवण होते हैं, 3% जल, केराटिन एवं मोसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। दांत का मुख्य भाग डेंटिन कहलाता है और डेंटिन होता है उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। इनका स्त्रावण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है जिसमें 70% अकार्बनिक लवण उपस्थित होते हैं। तो ये था किसके बारे में, दांत की संरचना किस प्रकार से होती है और दांत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।